देखो टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स में हमारे पास 4 तरह की ऑक्साइड्स हैं। नंबर 1 वाज बेसिक ऑक्साइड, नंबर 2 वाज एसिडिक ऑक्साइड, नंबर 3 वाज न्यूट्रल ऑक्साइड, नंबर 4 वाज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए बेसिक ऑक्साइड की हमारी बात हुई थी कि बेसिक ऑक्साइड्स कौन सी होती है, जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ट्रांजिशन एलिमेंट से जो मिलके बनती हैं। ठीक है, ग्रुप 1 की, ग्रुप 2 की एंड ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आ जाएगी तुम्हारी सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। और इनको हम बेसिक ऑक्साइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाती हैं। ठीक है, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड ऑक्साइड कहते हैं। जब ये पानी में डिजोल्व होती है तो ये एक्वस एल्कली बना लेती हैं, अगर ये सॉल्युबल है पानी में तो, इसलिए इनको बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। क्या रीजन है इनको बेसिक ऑक्साइड कहने का, कि ये वाटर के साथ अगर सॉल्युबल है तो एल्कली बना लेगी या रिएक्ट विद एसिड। सही याद है, रिवाइज करवाना है। सोडियम ऑक्साइड है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना लेगी। इसी तरह हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड होती हैं, वो कैसे बनती हैं, नॉन मेटल से, नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं। नॉन मेटल में कौन कौन से ग्रुप आ जाते हैं, ग्रुप 5 आ जाता है हमारा, ग्रुप 6 आ जाता है, ग्रुप 7, वैसे तो ग्रुप 4 भी आता है नॉन मेटल में, लेकिन ये वाले ग्रुप 5 की, ग्रुप 6 की और ग्रुप 7 की, ग्रुप 4 भी ले लो, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बनती है ना। ये हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं। तो ये इनकी एग्जांपल्स अगर लो तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, कल हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फास्फोरस ऑक्साइड होती है P4O10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कल हमने देखी थी। सही है, इनकी क्या खासियत होती है कि वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बनाती हैं। जैसे बेसिक ऑक्साइड वाटर में डिजोल्व होकर एल्कली बनाती हैं, ये वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बना लेंगी और ये एल्कली के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। वाटर के साथ क्या बनाएंगी, एसिड, और रिएक्ट्स विद एल्कली। इसलिए एल्कली के साथ रिएक्ट कर रही है, जब भी तो इनको एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं। ये पढ़ा था ना पहले, नहीं तो फिर मैं डिटेल में फिर एक एक इक्वेशन पढ़ा लूं। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने ये पढ़ा दिया था। मोमल, हसन, जुबैर, जरा याद दिलाओगे, ये हमने इसकी इक्वेशंस लिख ली थी, मतलब आप लोगों ने कॉपी कर ली थी इक्वेशंस। मेरी आवाज आ रही है? अच्छा चलो इनको डिटेल में देख लेते हैं पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कल हम लोगों ने इनके क्वेश्चंस करें। तो अब अगर तुम लोग को ये याद नहीं है तो कल क्वेश्चन कैसे। देखो हमारे पास 4 तरह की ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ तुम लोग को बेसिक ऑक्साइड से। बेसिक ऑक्साइड क्या होती है,
बेसिक ऑक्साइड वो होती है जो कि मेटल ऑक्साइड भी उसको कहते हैं, वो मेटल से मिलके बन रही होती है। और कौन कौन से मेटल्स? जब ऑक्सीजन मेटल के साथ मिलेगा, ग्रुप 1 के मेटल, ग्रुप 2 के मेटल, और ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ग्रुप 3 नहीं आता है इसमें। सही है। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो मैंने कहा कि सोडियम ऑक्साइड Na2O, ग्रुप 2 का कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, ट्रांजिशन एलिमेंट का कॉपर ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड, ये भी आयरन भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। सही है। इनके रिएक्शन देखो, इनको हम बेसिक ऑक्साइड कहने का रीजन क्या है? इनको बेसिक ऑक्साइड कहने के दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि इनको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊं, अगर ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो ये हमें अल्कली प्रोड्यूस करके देंगे, इसलिए ये बेसिक इन नेचर है। और दूसरा, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएंगी। अभी अल्कली कैसे प्रोड्यूस करेंगी? फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है सोडियम ऑक्साइड है Na2O, उसको वाटर में डालूंगा तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी और वो क्या प्रोड्यूस करेगी? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह अगर मेरी कैल्शियम ऑक्साइड है, उसको मैं वाटर में डालूंगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कली है ना, इसलिए इसको बेसिक ऑक्साइड कह रहे हैं, क्योंकि इस ऑक्साइड से हमें अल्कली मिल रहा है। बेस और अल्कली इज द सेम थिंग, राइट? एल्कलीज जो होती है वो बेसिक होती हैं सारी। और दूसरी बात ये कि एसिड के साथ वो रिएक्ट कर जाती हैं, रिएक्ट्स विद एसिड। और रिएक्ट किस तरह करेगी? रिएक्शन का अगर मैं तुमसे वो पूछूं इक्वेशन, तो वो तो तुम लोगों ने बहुत पढ़ ली है। अगर मैं सोडियम ऑक्साइड है और मैं कह रहा हूँ कि HCl के साथ रिएक्ट कर रही है, तो तुम क्या बोलोगे? क्या बना रही है? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है। ठीक है। अगर मैं कहूँ कॉपर ऑक्साइड है और वो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, तो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, कॉपर सल्फेट एंड वाटर। तो दिस इज द बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड क्यों है ये? क्योंकि वाटर में डिजोल्व होकर एल्कली बना रही है। एल्कली क्या है? टाइप ऑफ अ बेस। और दूसरी बात, ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है, इसलिए बेसिक ऑक्साइड है। और ये बनती किससे है? मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। कौन से मेटल्स? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सही है। तो तुम्हें ये तीन चीजें याद रखनी है इसके बारे में हर हाल में। इसी तरह दूसरी टाइप की ऑक्साइड हमारे पास है एसिडिक ऑक्साइड। अब देखो, ये एक दूसरे की उल्टी हैं। मतलब एक एसिडिक है तो एक बेसिक है, तो इनमें सारी चीजें उल्टी हो जाएंगी। बेसिक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो जाएगी। सही है। और नॉन मेटल में ग्रुप 4 आ जाता है, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8 तो रिएक्ट ही नहीं करता ना किसी के साथ। और इसकी एग्जाम्पल्स में तुम्हारे पास फिर ग्रुप 4 से लो तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रुप 5 से लो तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। ग्रुप 6 से ले लो, 5 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है। ग्रुप 6 में ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है। इनको क्यों हम एसिडिक ऑक्साइड कह रहे हैं? क्योंकि ये वही दो काम करती हैं। अगर इनको मैं वाटर में डिस्क कराऊं तो ये एसिड बना लेंगी, और दूसरा ये बेस के साथ रिएक्ट कर जाएंगी, रिएक्ट विद एल्कली या बेस। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पानी में डालो तो वो नाइट्रिक एसिड बन जाती है। ये वही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है जो कि हमारा एयर पोल्यूशन से निकलता है, और ये जब ऊपर आसमान में जाता है तो बारिश होती है तो पानी के साथ ये मिल के एज एसिड रेन नीचे आके गिरती है, नाइट्रिक एसिड गिरता है। जब भी कहते हैं जो पहली पहली बारिश हो उसमें आप ट्राई करो कि बारिश में ना जाओ। रीजन बीइंग के ऊपर एटमॉस्फेयर में जब, क्योंकि बारिश जो होती है वो मानसून में होती है हमारे पास यूजुअली, तो पूरे साल की जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गाड़ियों के धुएं से निकल निकल के ऊपर जमा हुई हुई होती है ना, तो जब बारिश होती है तो वो सारी के पानी में मिक्स होकर नाइट्रिक एसिड बनता है, और वो नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड नीचे गिर रहा होता है। सही है। उसको एसिड रेन कहते हैं। इसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है जो गाड़ियों के धुएं से निकलता है, तो सल्फ H2SO3 बना लेता है वाटर उसके साथ डिजोल्व होकर। इसी तरह सल्फर ट्राइऑक्साइड भी होती है, ये H2SO4 बनाती है, सल्फर डाइऑक्साइड H2SO3 बनाती है। दिस इज H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड इसको कहते हैं। और दूसरा काम ये क्या करेगी? क्योंकि ये एसिडिक है तो ये अल्कली से रिएक्ट करेगी। जैसे मैंने ले ली,
कार्बन डाइऑक्साइड अल्कली से रिएक्ट करेगी, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो सोडियम सॉल्ट होता है ना, वो सोडियम कार्बोनेट बनता है इसका। इसी तरह अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगी, तो वो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। सही है, बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड समझ आ गई, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये बन कैसे रही हैं, बेसिक ऑक्साइड मेटल्स और एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के ग्रुप 1 2 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और नॉन मेटल्स ग्रुप 4 5 6 7। बेसिक उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि पानी में डिजोल्व होकर अल्कली बना रही है और एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है। एसिडिक ऑक्साइड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो वाटर में डिजोल्व होकर एसिड बना रही है और अल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्ट कर रही है। अभी यहाँ पे मैंने बेसिक लिखा हुआ है, मुझे तुम लोग कोई बता भी नहीं रहे हो, तुम लोग सुन रहे हो आज की क्लास में? ऐसा लग रहा है कोई सुन नहीं रहा, कोई है भी नहीं क्लास। हसन मुर्तजा, मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, कहाँ पे गायब हो? जरा सा फोकस्ड होके सुनो चीज को। अगर तुम लोगों को जून की क्लास के बाद रेस्ट होता है तो ले लिया करो, लेकिन मैंने इसलिए आज जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी कि मुर्तजा का मसला होता है। ठीक है, अब देखो मैंने एसिडिक बेसिक लिखा हुआ था इतनी देर से नीचे की, कोई बता ही नहीं रहा मुझे। और से देखोगे सुनोगे तो फिर तो शायद तुम लोग बताओगे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आगे फिर हम लोग देखते हैं ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड्स हमारे पास क्या है? अब एज अ नेम सजेस्ट, ना इसका नाम इसलिए दिया है क्योंकि ना तो ये एसिडिक होगी ना बेसिक होगी, मतलब ना ये तो एसिड से रिएक्ट करेगी ना बेस से रिएक्ट करेगी, इसलिए इसको नाम ही ऐसा दिया है। ठीक है, मतलब नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, इसलिए न्यूट्रल है। क्या मतलब है कि जो पानी में डिजोल्व होंगी ना तो एसिड बनाएंगी ना बेस बनाएंगी। ठीक है, इसकी जो परफेक्ट एग्जाम्पल है सबसे अच्छी, वो तो खुद वाटर है ना, वाटर भी हाइड्रोजन ऑक्साइड है। ठीक है, ये न्यूट्रल है, इसका pH 7 होता है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी ना न्यूट्रल है, मतलब पानी में डिजोल्व भी नहीं होती कार्बन मोनोऑक्साइड, ना एसिड वैसिड नहीं बनाएगी। तुम बोलोगे कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन 4 है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का नाम याद रखना पड़ेगा, दिस इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिड। ठीक है, और ये कोवेलेंट ऑक्साइड्स होती हैं हमेशा। एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड में तुम लोगों ने देखा, बेसिक ऑक्साइड जो है वो आयनिक है। ठीक है, और हमारे पास एसिडिक ऑक्साइड जो है वो कोवेलेंट है। ठीक है, जो नॉन मेटल्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल बनता है ना, दीज आर कोवेलेंट ऑक्साइड्स। मुझे अब याद आ गया, मैंने ये पढ़ाया है, ये आयनिक है। ये मैंने पढ़ाया है और तुम लोग ये सब ऐसे सुन रहे हो जैसे पढ़ा ही नहीं है कभी। क्या चक्कर है, चीजें रिवाइज करो। ये चैप्टर मुश्किल है, देखो मैंने तुम लोगों को कल की क्लास में भी बोला कि ओ लेवल केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल टॉपिक एसिड एंड बेसिस है, जब भी मैं इसको इतना स्लो स्लो करके पढ़ा रहा हूँ। मोल्स लोगों को लगता है मुश्किल, लेकिन मोल्स मुश्किल नहीं है। मोल्स अगर कॉन्सेप्ट बन जाए, ये इसलिए मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे रट्टा लगाना है। कॉन्सेप्ट बनाना बात की बात है, इसमें पहले रट्टा लगाना है, तुम्हें याद होंगी चीजें। तुम्हें याद होगा कि यार बेसिक ऑक्साइड बनती कैसे है। जब तक तुम्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगी तो तुम आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते इसके। सही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बार बार रिवाइज करो, जितनी भी तुम्हारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं बार बार सुनो उनको जब तक तुम्हें चीजें याद नहीं हो जाती। अच्छा, इनके बारे में बस इतना ही है। न्यूट्रल ऑक्साइड, जो तीसरी टाइप के हमारे पास ऑक्साइड्स हैं,
वो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की खास बात क्या होती है कि वो एसिड से भी रिएक्ट कर जाती हैं और बेस से भी रिएक्ट कर जाती हैं। डुअल कैरेक्टर है इनका। ठीक है, एसिड से भी रिएक्ट करेगी, बेस से भी रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस। दीज आर एम्फोटेरिक। तो हमारे पास एक एग्जांपल है ना एम्फोटेरिक की, वो एक तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और एक जिंक ऑक्साइड है। एग्जांपल याद रखनी है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है। अब जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ग्रुप 3 का है, मेटल है। अब आप ये भी कह सकते थे कि ये दोनों मेटल्स हैं तो इनको तो बेसिक ऑक्साइड बनाना चाहिए, क्यों एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रही हैं? तो यहाँ पे जो हमने बात लिखी है ना कि मेटल्स के लिए बेसिक ऑक्साइड मेटल से बनती हैं, तो सारे के सारे मेटल्स नहीं बना लेते। अब आप ये पूछोगे कि भाई कौन कौन से मेटल हैं जो बनाते हैं, तो तुम्हारे पास तुम्हें ये याद करने की जरूरत नहीं है कि बेसिक ऑक्साइड कौन कौन से मेटल्स बनाते हैं। वो जो भी मेटल आए वो बेसिक ऑक्साइड बनाता है, एक्सेप्ट फॉर टू जो तुम्हारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है। कौन से? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। अगर ये दोनों आते हैं तो ये दोनों क्या है हमारे पास? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने का क्या मतलब है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का अगर मैं रिएक्शन कराऊं एसिड के साथ, तो वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा, जैसे HCl के साथ रिएक्ट कर रहा हूँ तो इससे भी रिएक्ट करेगा वो। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन अगर मैं एल्कली के साथ कराऊं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके साथ भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, पहले वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर बना लेगा, क्योंकि उसके साथ ये एज अ बेस एक्ट कर रहा होगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एज अ बेस एक्ट कर रहा है, और जब उसको बेस के सामने ले आओगे तो वो एज अ एसिड एक्ट करना शुरू हो जाएगा। मतलब ये डुअल नेचर है, दोगला है। जहाँ इसको मौका मिलता है ये रिएक्ट कर जाता है, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। ठीक है, अच्छा बेस के साथ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट तुम्हें याद नहीं करना है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो बनेगा NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट इसको कहते हैं। बट यू आर नॉट सपोज टू लर्न दैट। ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का नाम होता है, बनता तो सॉल्ट ही है ना, एसिड बेस रिएक्शन है, इसको हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। सही है, तुमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुम्हें नाम याद हो या इसका फॉर्मूला याद हो। हाँ, ये पहला वाला तुम बना सकते हो। इसी तरह जिंक ऑक्साइड भी करती है। ये बस एग्जांपल देने के लिए कि देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड के सामने एज अ बेस एक्ट करेगी, बेस के सामने एज अ एसिड एक्ट करेगी। सही है, सॉल्ट एंड वाटर बनाएगी। और इनकी बॉन्डिंग क्या होगी? आयनिक बॉन्डिंग है, दिख रही है साफ, मेटल है ना। बेसिक ऑक्साइड में भी आयनिक बॉन्डिंग है, एसिडिक ऑक्साइड में, न्यूट्रल ऑक्साइड में कोवेलेंट है, एम्फोटेरिक में आयनिक है। ठीक है, यहाँ भी कोवेलेंट है। तो ये हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, अब चाहो तो ये पूरा स्नैपशॉट ले लो, अब इसको जूम करके देख लेना बाद में। बॉन्डिंग देखो, एम्फोटेरिक में जो बॉन्डिंग होती है वो आयनिक होती है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, चलो। ये जो बेसिक ऑक्साइड है ना, इनमें आयनिक बॉन्डिंग है, एसिडिक ऑक्साइड में कोवेलेंट है, न्यूट्रल ऑक्साइड में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आयनिक है। ठीक है, इस पूरे का जो है ना, इस ऑक्साइड का, इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ऑक्साइड इसमें सारा कवर हो रहा है। और फिर इसको जूम करके लिख लेना, अपने पास लेक्चर बना लेना, यहीं से पढ़ लेना।
चलो आगे देखते हैं। टाइट्रेशन की हमने बात की थी कि हमें टाइट्रेशन पढ़ना है। देखो टाइट्रेशन क्या होता है, जब एसिड हम रिएक्ट कराते हैं अल्कली के साथ, तो ये तो रिएक्शन है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, हमें पता है। टाइट्रेशन एक टेक्निक है। वो टेक्निक क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ना दो चीजें दी, एक में मैंने तुम्हें एसिड दिया, मैं कह रहा हूँ कि HCl है, ठीक है, और एक फ्लास्क में मैंने तुम्हें सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, अल्कली दे दिया। ठीक है, एसिड और अल्कली के लिए, एसिड और बेस के लिए नहीं है, क्योंकि बेस जो होता है वो इंसॉल्युबल बेसिस भी होती है उसमें, सॉल्युबल बेसिस के लिए, मतलब अल्कली के लिए। मैंने तुम्हें एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड दे दिया, ठीक हो गया। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि जो मैंने एसिड दिया है ना आपको, वो एसिड जो है उसकी कंसंट्रेशन है, लेट से 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता ही नहीं है कि इस कंसंट्रेशन का है। और इसका जो एसिड है वो जो मैंने लिया हुआ है, मैं उसका वॉल्यूम मैं अपनी मर्जी से अपने चूज करूंगा। वॉल्यूम तो मैं मेजर कर सकता हूँ ना, लेकिन कंसंट्रेशन तो मैं ऐसे मेजर नहीं कर सकता। वॉल्यूम में क्या करूंगा, इस एसिड को मैं फ्लास्क में डालूंगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में, और देख लूंगा कि वॉल्यूम कितना बन रहा है। लेकिन कंसंट्रेशन अगर मैं पूछूं एसिड की कि देख के कंसंट्रेशन बताओ, वो तुम देख के नहीं बता सकते। ठीक है, इसी तरह मैंने अल्कली तुम्हें दिया, तो मैंने तुमसे पूछा कि बताओ अल्कली की कंसंट्रेशन क्या है, तुम बोलोगे मैं कंसंट्रेशन देख के नहीं बता सकता, आपको वॉल्यूम मेजर करके बता सकता हूँ। ठीक है, देखो टाइट्रेशन सुन लो, कोई मसला नहीं है, पूरा एसिड एंड बेसिस मसला नहीं है, आसान सा प्रोसेस है असल में। मोल्स के क्वेश्चन कुछ फंसे हुए हैं, इसलिए टाइट्रेशन जरूरी है। ठीक है, टाइट्रेशन सुन लो, मुश्किल नहीं, आसान है। पर्पस ऑफ टाइट्रेशन क्या है कि अब मुझे अल्कली की कंसंट्रेशन नहीं पता, वॉल्यूम तो मैं मेजर कर सकता हूँ अपने मेजरिंग क्लास से, लेकिन मैं कंसंट्रेशन मेजर नहीं कर सकता। तो हमें क्या करना है, टाइट्रेशन करनी है। टाइट्रेशन हमारी इस काम के लिए होती है। एक काम तो ये होगा, दूसरा काम ये कि अगर मुझे कोई सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो मैं तो भी टाइट्रेशन कर सकता हूँ। क्वांटिटीज अगर मुझे देखते हुए सॉल्ट प्रिपेयर करना है तो मैं टाइट्रेशन कर सकता हूँ। प्रोसेस क्या होता है टाइट्रेशन का, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि यार मुझे टाइट्रेशन करनी है ना, तो मैं एक कॉनिकल फ्लास्क लूंगा, और इस कॉनिकल फ्लास्क में मेरे पास लेट से एसिड HCl, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मैंने क्या किया, इसमें से ना अपनी रिक्वायर्ड वॉल्यूम का एसिड निकाला। ठीक है, लेट से मैंने इसमें से सिर्फ 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड निकाला। अब वो 25 सेंटीमीटर क्यूब एसिड जिस मैं अपैरेटस से मेजर करूंगा उसको हम कहते हैं पिपेट। पिपेट से मैंने इसमें उसको डाल दिया, अभी वीडियो दिखाऊंगा तो तुम्हें ये सारे अपैरेटस दिख जाएंगे। 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड मैंने ले लिया, तो मुझे पता है कि नीचे एसिड के मोल्स कितने हैं, C/V से मैं वो भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, फिर असल में मुझे करना क्या है, मुझे ना सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन नहीं पता, मैंने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर ले लिया है ब्यूरेट में। ब्यूरेट हमारे पास वो apparatus है जिससे हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो एडिशन कर सकते हैं किसी भी चीज की, और कितना हमने टोटल डाल दिया नीचे, वो ब्यूरेट से हम चेक कर सकते हैं कि जब हमने भरा था उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो उसका वॉल्यूम लेट से 50 सेंटीमीटर क्यूब था, और जब हमने डालना शुरू किया, डालते डालते हम रुके लेट से 20 सेंटीमीटर क्यूब पे, तो मैं बोलूंगा मैंने 30 सेंटीमीटर क्यूब ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। सही है। और ब्यूरेट में यहाँ पे एक टैप लगा हुआ होता है, इसको हम प्रेस करते हैं तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो नीचे गिरता है। अच्छा, विद दिस, अब असल में हम पता है कर क्या रहे हैं, जब एसिड और अल्कली रिएक्ट हो रहा है तो एसिड हमारे पास क्या है HCl, अल्कली क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड, नीचे एसिड है फ्लास्क में, फ्लास्क में एसिड है ना। जब एसिड में सोडियम हाइड्रोक्साइड गिरेगा तो रिएक्शन क्या होगा, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर हमारे पास एसिड है तो H पॉजिटिव आयंस होंगे, मैं ब्यूरेट से सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे गिरा रहा हूँ तो नीचे क्या गिर रहा होगा, OH नेगेटिव आयंस गिर रहे होंगे, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके वाटर बना रहे होंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो ये हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ इस फ्लास्क के अंदर जो H पॉजिटिव आयंस है ना, वो अभी 200 हैं, 200 H पॉजिटिव आयंस है।
ठीक है, मैंने OH नेगेटिव आयन जो गिराए नीचे, वो मैं कह रहा हूँ कि मैंने 10 गिराए। जब 10 OH नेगेटिव आयंस मैंने गिराए, तो ये 10 OH नेगेटिव आयन जो होंगे वो 10 OH नेगेटिव H पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे। सही है, तो फिर H पॉजिटिव आयंस कितने रह जाएंगे? 190 रह जाएंगे। मैं अल्कली गिराता गया, मैंने टोटल जो है वो 200 OH नेगेटिव आयंस नीचे गिरा दिए। तो फिर क्या होगा, सारे के सारे H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन के साथ रिएक्ट हो जाएंगे और सबके सब H पॉजिटिव आयन खत्म हो जाएंगे। मतलब उसमें नीचे जो एसिड था वो फिर वो एसिड खत्म हो गया, एसिड एसिड नहीं रहा। अच्छा, फिर मैं मजीद सोडियम हाइड्रोक्साइड गिराऊंगा तो OH नेगेटिव आयन ना बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब मैंने मजीद अगर 200 के बाद 50 और डाले, तो वो जो 50 OH नेगेटिव आयन है ना, उनके पास कोई H पॉजिटिव नहीं था रिएक्ट होने के लिए, तो वो सोल्यूशन में घूमते रहेंगे। जब वो सोल्यूशन में घूमते रहेंगे, वो सोल्यूशन को अल्कलाइन कर देंगे, अल्केली बना देंगे आप सोल्यूशन को, क्योंकि उसमें OH नेगेटिव आयन ज्यादा है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उतने ही OH नेगेटिव आयन डालना है जितने की रिक्वायरमेंट है। अगर 200 H पॉजिटिव आयन थे तो मुझे 200 ही डालना है। अब मसला है कि मुझे पता कैसे चलेगा, मुझे आयन तो दिख नहीं रहे। तो हमने इसमें हेल्प ली इंडिकेटर की। जो हमने इंडिकेटर से कलर याद किए थे ना, हमने यहाँ पे ली इंडिकेटर की हेल्प। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने टाइट्रेशन स्टार्ट करने से पहले ना, यहाँ पे इसमें हमने मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल दिया था। अब मिथाइल ऑरेंज का अगर आप लोग कलर देखो ना, तो एसिड के अंदर जो है वो रेड कलर का होता है, या फिनोल्फिथलीन डालते हैं, बल्कि मिथाइल ऑरेंज कलर समझाने में मुश्किल होती है। लेट से मैंने फिनोल्फिथलीन डाला, फिनोल्फिथलीन का अगर कलर देखो ना, तो एसिड में वो कलरलेस होता है। मतलब जब तक H पॉजिटिव आयन रहेगा तो ये सोल्यूशन कलरलेस रहेगा। जैसे ही मैंने 200 OH नेगेटिव आयन डाले तो सोल्यूशन अभी भी कलरलेस है। लेकिन 200 से ऊपर एक OH नेगेटिव आयन भी मैं डालूंगा ना, तो सोल्यूशन जो है वो फिनोल्फिथलीन अपना कलर फिर OH नेगेटिव आयन वाला देगा, मतलब बेस वाला देगा। और फिनोल्फिथलीन का कलर जो होता है वो बेस में क्या होता है, एसिड में इसका कलर कलरलेस होता है और बेस में इसका कलर हो जाता है पिंक। सही है, जैसे ही मेरा सोल्यूशन पिंक या पर्पल कलर का होगा, मैं बोलूंगा कि मैंने सारा का सारा एसिड रिएक्ट करवा दिया और मजीद अब गलती से मुझसे थोड़ा ज्यादा OH नेगेटिव आयन ही गिर गया, लेकिन मैं अपनी टाइट्रेशन वहां पे रोक दूंगा। ठीक है, जब जैसे ही कलर चेंज होगा तो मैं बोलूंगा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड जो गिराया है, वो पहले इसके वॉल्यूम 50 था, अब 20 हो गया। मतलब मैंने कितना वॉल्यूम ऐड कर दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का? 30 सेंटीमीटर क्यूब। ये 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम मेरा लग गया न्यूट्रलाइज कराने के लिए, वॉल्यूम ऑफ एल्कली हो गया मेरा। ठीक है, इसको वॉल्यूम ऑफ बेस कह देता हूँ, VB। और एसिड के वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ ए कह देते हैं, एसिड VA। और एसिड की कंसंट्रेशन को CA कह देते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। मेरे पास क्या मिसिंग थी? कंसंट्रेशन ऑफ बेस मिसिंग थी, मुझे वो निकालनी थी। अब तुम लोग तो पता है कि रिएक्शन क्या हो रहा है, HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करवा रहा है। इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ भी 1 मोल आएगा, यहाँ भी 1 मोल आएगा। हमें ये फॉर्मूला याद है ना, C1V1 इज इक्वल टू C2V2। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कंसंट्रेशन ऑफ बेस वॉल्यूम ऑफ बेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस। मेरे पास मैंने जो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड मुझे दी हुई थी वो थी 0.1। वॉल्यूम ऑफ एसिड मैंने खुद अपनी मर्जी से लिया, कितना लिया? 25 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं यहाँ पे 25 लिख दूंगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन इक्वेशन कितने थे? 1 मोल, तो यहाँ पे मैं 1 रख दूंगा। कंसंट्रेशन ऑफ बेस तो मुझे पता ही नहीं थी, सारी टाइट्रेशन में उसी के लिए कर रहा था। सही है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ बेस जो कि मेरी रिक्वायर्ड है इस एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए, वो कितनी है? 30। यहाँ मैं 30 रख दूंगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस इन इक्वेशन कितने हैं? 1। तो इस इक्वेशन में हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ बेस अननोन रह गया, वो निकाल लोगे, इसलिए हम टाइट्रेशन कर रहे थे। कितना समझ आया? हाँ भाई, मुर्तजा, मोमल, हसन, बताओ कितनी चीज समझ आई है इसमें? मुर्तजा तुम्हें पूरा आ गया, गुड। अपना मोमल, हसन, थोड़ा सा फीडबैक दो, कितना समझ आया था, कि उसके हिसाब से हम फिर रिकॉल करें इस चीज को। वैसे तो रिकॉर्डेड लेक्चर है, यू कैन हियर इट अगेन एंड अगेन।
बट स्टिल सही है, तीनों को समझ आ गया है। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा देखो, अब ये काम थोड़ा सा ना, एक मैं तुम लोगों को, वैसे तो ये कॉल ड्रॉप होने वाली है, तुम दोबारा मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये काम जो है ना वो इतना डिटेल में तुम्हारे पास किस में आएगा, एटीपी में आएगा। इस वीडियो को तुमने ना, जो अभी जो हमारा लेक्चर है, इसको बार बार देखना, क्योंकि एटीपी में ये बड़ी तुम्हारे लिए मेहनत बन जाएगी ये काम करना। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा ना, तो एटीपी के क्वेश्चन हो तो जाते हैं, समझ नहीं आते, बस फंसते कहाँ ओ लेवल में नहीं फंसोगे कहीं पे, वो रट्टा मार के ना तुम कर लोगे क्वेश्चंस, लेकिन ए लेवल में जाके बुरी तरह फंस जाओगे कि ये था क्या मोड। तो असल में हमने करा क्या, देखो यहाँ पे जब फ्लास्क में जो एसिड पड़ा हुआ है, उस एसिड में कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वो होंगे ना, क्या कहते हैं, मोल्स ऑफ एसिड होंगे कुछ, जो कि नीचे थे। इसको मैं मोल्स ऑफ HCl कह देता हूँ। NHCl मतलब मोल्स ऑफ HCl। ठीक है, मैंने इन मोल्स को, मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ HCl को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए मुझे 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होता है, एज पर इक्वेशन, जो मेरी इक्वेशन बनती है HCl और NOH की। अब अगर मैं यहाँ पे मोल्स निकाल लेता डायरेक्ट CV करके, और मैं कहता कि लेट से मेरे 0.3 मोल्स ऑफ एसिड हैं, तो 0.3 मोल ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोल मुझे नीचे गिराना पड़ेगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। एसिड HCl के 1 मोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल चाहिए, तो इट मीन्स हमें 0.3 मोल ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए 0.3 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए होगा, एज सिंपल एज दैट, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। अगर 1:2 का होता तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते, जैसे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड ले लेता तो कहानी डिफरेंट हो जाती। अच्छा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की मुझे 0.3 मोल चाहिए, मतलब नीचे जब मैंने गिराया है उसको न्यूट्रलाइज करवाने के लिए कंप्लीटली, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन मुझे पता कैसे चलेगी, मेरा इंडिकेटर कलर चेंज दे देगा मुझे। सही है, तो ये 0.3 मोल मैंने कितनी वॉल्यूम मुझे डालनी पड़ी, जिस वॉल्यूम में इतने मोल नीचे गिर जाए, 30 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डालनी पड़ी। तो मैं यहाँ से भी कंसंट्रेशन निकाल सकता हूँ, मुझे पता है कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम होता है। मैंने वॉल्यूम कितनी डाली है, 30 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको डेसीमीटर क्यूब में करने के लिए डिवाइड बाई 1000, और कितने मोल डाले इस वॉल्यूम में, 0.3, तो वो कंसंट्रेशन आ जाएगी। हमने C1V1/N1 लगा के करा था। सही है, ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, फिर हमारे पास एक होता है टाइट्रेशन कर्व। देखो टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, हम लोग वाई एक्सिस पे पीएच प्लॉट करते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या प्लॉट करते हैं कि जो हम लोग ब्यूरिट से गिरा रहे हैं। अब देखो जरूरी नहीं है ब्यूरिट में हमेशा हम एल्केली लें। हम, अगर मुझे फॉर एग्जांपल HCl की कंसंट्रेशन मालूम करनी होती, तो मैं HCl को ब्यूरिट में लेता ना, ऊपर से HCl को गिराता, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीचे रखता, तो उसके हिसाब से इंडिकेटर का कलर भी चेंज हो जाता। तो कलर जो हमेशा चेंज होता है फ्लास्क टू ब्यूरिट, जो चीज फ्लास्क में पड़ी हुई है उसमें जो कलर है इंडिकेटर का, और जो ब्यूरिट में वो एक्सिस में हो जाएगी बाद में न्यूट्रलाइज करने के बाद, तो उसका कलर हो जाएगा। अभी फिलहाल ब्यूरेट से मैं क्या गिरा रहा हूँ, एल्केली गिरा रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे मैं लूंगा वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एडेड। अच्छा, ये जो पीएच में मेजर कर रहा हूँ ना, वो मैं फ्लास्क में मेजर कर रहा हूँ। फ्लास्क में पीएच क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड है। HCl का पीएच अराउंड 1 होता है। जैसे जैसे मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का वॉल्यूम ऐड करूंगा, तो इसका पीएच जो है वो बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, एक पॉइंट आएगा जहां पे सारा का सारा, अगर मेरे पास H पॉजिटिव आइन 200 था, तो मैंने 200 का 200 OH नेगेटिव आइन डाल दिया, तो सारा का सारा H पॉजिटिव आइन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसी सारा का सारा, अगर फॉर एग्जांपल देखो अभी मेरे पास 200 H पॉजिटिव आइन था, मैंने 199 OH नेगेटिव आइन डाला, तो नेट अभी भी क्या है, H पॉजिटिव आइन एक बचा हुआ है ना, तो पी इंडिकेटर कलर किसका देगा, इंडिकेटर एसिड का ही कलर दे रहा होगा अभी भी। जैसी मैंने एक और OH नेगेटिव आइन डाला ना, तो इंडिकेटर जो है वो, अच्छा अब इंडिकेटर को चाहिए कलर देना बंद कर दे, लेकिन मेरे पास मसला क्या है, जब मैं ड्रॉप गिराता हूँ ना, तो एक OH नेगेटिव आइन में कभी नहीं गिरा सकता, वो बहुत ज्यादा गिर जाता है। तो वो 10-12, समझ लो कि 20 OH नेगेटिव आइन गिर गए,
तो इंडिकेटर जो है वो कलर क्या देगा, H पॉजिटिव आयन तो सारे खत्म हो गए, अब एक्सिस में OH नेगेटिव आयन बचे रहेगा, तो इंडिकेटर फौरन तुम्हें अल्कली का कलर दे देगा। तो इंडिकेटर एक लम्हे में कलर चेंज करता है जैसे ही एसिड से अल्कली बढ़ जाता है। इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन मतलब यहाँ पे आपको टाइट्रेशन रोक देनी है। ठीक है, जैसे ये इस वॉल्यूम पे एकदम से पीएच बढ़ के जो है वो पहुंच गया सोडियम हाइड्रोक्साइड के पीएच पे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच लेट से 11 है, एकदम से पीएच बढ़ जाएगा। और यहाँ पे जो वॉल्यूम मैंने ऐड कराई है ना, जो वॉल्यूम मैंने कितनी ऐड करा दी है, 30 सेंटीमीटर क्यूब तक मैंने ऐड कराई है न्यूट्रलाइज कराने के लिए, ये वाली। तो ये हमारी एंड पॉइंट वॉल्यूम हो जाएगी, यहाँ पे टाइट्रेशन रोक देनी है, और इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं एंड पॉइंट। ठीक है, ये कर्व तुम्हें दिखेगा एमसीक्यूज में ज्यादातर बना हुआ। ठीक है, इसको एंड पॉइंट कहते हैं, या इसको कुछ बुक्स में इक्विवेलेंस पॉइंट भी कहता है। ठीक हो गया, जहाँ पे हमारा एल्कली एक्सिस में हो गया, इसलिए सारा का सारा पीएच जो है वो एल्कली का आ गया। मेरे पास जो मेरा कंसर्न था ना वो इस वॉल्यूम से था, जिस वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन कब कंप्लीट हो गई है, जब एंड पॉइंट आ गया।